वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। जो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके का आर्किटेक्चर कैसा है और इसके में क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसमें आप सॉफ्टवेयर बिल्डिंग और रनिंग यानी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आप इसमें बना सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की मदद से और रन भी कर सकते हैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और डॉट नेट फ्रेमवर्क हिस्सा है डॉट नेट प्लेटफॉर्म का। देखें, हमारे पास फ्रेमवर्क है जो कि सिर्फ विंडोज़ के लिए है और प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हैं। ये भी कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास डॉट नेट प्लेटफॉर्म, जो कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, मैक यानी मैकिन्टॉश जो कि हमारे पास एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस जो कि आपके पास एप्पल का सिस्टम है जस्ट लाइक एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड बज़ाते खुद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग स्मार्टफोन्स के ऊपर देखते हैं, और डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या हुआ, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ओवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट फ्रेमवर्क कोर में क्या फ़र्क है? बेसिकली ये डिफरेंट किस्म के टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन है डॉट नेट की, और इट सपोर्ट्स रनिंग वेबसाइट्स, सर्विसेज, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड मोर ऑन विंडोज़। तो बेसिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क ओरिजिनली जो है वो टारगेट किया गया था, बनाया गया था फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वेबसाइट्स यानी वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और डिफरेंट किस्म के अदर एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। डॉट नेट कोर क्या है? डॉट नेट कोर क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन है। क्रॉस प्लेटफॉर्म अभी हम लोगों ने देखा कि क्रॉस प्लेटफॉर्म बेसिकली हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होती है जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल सकती है, लाइक लिनक्स, विंडोज़, एप्पल मैकिन्टॉश और अदर सच सिस्टम्स, और ये भी हमारे पास यूज़ होती है। डॉट नेट कोर टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं विंडोज़, लिनक्स, मैक वगैरह पे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। एक और हमारे पास यहाँ पे वर्ड है ज़ेमरीन या मोनो। ये भी डॉट नेट फ्रेमवर्क की एक इम्प्लीमेंटेशन है जो कि इस्तेमाल होती है मोबाइल, आईओएस और आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो दिस वाज बेसिकली अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ what is actually .NET framework and how many frameworks are uh, types we have. डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क का। ओरिजिनल जो है दैट इज़ यूज फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉट नेट कोर जो है वो यूज़ हो रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और ज़ेमरीन या मोनो हमारे पास जो है वो यूज़ होता है फॉर आईओएस एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं और हम लोग देखें कि बेसिकली डॉट नेट फ्रेमवर्क कब बनाया गया था, इसका बुनियादी मकसद क्या था और इसके पीछे मकासद क्या थे। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क हम लोगों ने देखा। व्हाट इज़ डॉट नेट फ्रेमवर्क? इट इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी कंपनी है, और इन्होंने डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है डेवलपर्स के लिए, ताकि डेवलपर्स आसानी से जो है वो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर, जिसमें वेब सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है वो आसानी से बना सकें। ओरिजिनली डॉट नेट फ्रेमवर्क जो बनाया गया था वो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। अभी हम लोगों ने थोड़ा पहले पढ़ा कि अब इसके इस्तेमाल लिनक्स, मैकिन्टॉश, एप्पल आईओएस और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में किया जा सकता है। बेसिकली
बहुत बड़ी क्लास लाइब्रेरी है इसके अंदर। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसमें मतलब आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत बड़ी बिल्ट इन क्लास लाइब्रेरी मौजूद है जिसको कहा जाता है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी या बेस क्लास लाइब्रेरी। बीसीएल भी कहा जाता है, एफसीएल भी कहा जाता है। और ये लाइब्रेरी जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में आप बिल्ट इन कोड देखते हैं जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमारे पास डॉट नेट में फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी या बेस क्लास लाइब्रेरी वही काम करती है। आप बिल्ट इन कोड आपको मिल जाता है जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। इसमें जो एक और फीचर है वो है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी। देखें, हमारे पास सी या सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप सिर्फ सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए डेवलप कर सकते हैं। डॉट नेट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया 60 प्लस लैंग्वेजेस में आप कोडिंग कर सकते हैं। तो आप इसमें सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें विजुअल बेसिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें सी शार्प इस्तेमाल कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जावा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोबोल, पास्कल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। इसको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट या लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी भी कहा जाता है, यानी आपके सॉफ्टवेयर जो होंगे वो आप किसी भी लैंग्वेज में जो कि 60 लैंग्वेजेस इस वक्त डॉट नेट सपोर्ट करता है, उसमें से किसी भी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। For detail, you can actually go to Wikipedia website to look at more detail of the .NET framework and the languages. Okay, तो .NET framework माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया था डेवलपर्स पे फैसिलिटेट करने के लिए कि वो आसानी से डिफरेंट लैंग्वेजेस में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए सॉफ्टवेयर बना सकें। इसका जो इनिशियल वर्जन था दैट वाज रिलीज्ड इन फरवरी ऑन फरवरी 13 2002। सो ऑलमोस्ट 18.5 ईयर्स हो चुके हैं इसको। और इसको कहा जाता था डॉट नेट वर्जन 1.0, दैट वाज द फर्स्ट वर्जन। अभी जो लेटेस्ट स्टेबल रिलीज़ है वो है जुलाई 25 2019 को आई है, और उसका वर्जन है 4.8.0। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये वाला जो लेफ़्ट वाला हिस्सा होता है ये होता है मेजर वर्जन, और इसके बाद जो होते हैं माइनर वर्जन्स होते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास इसमें इतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं कि ये 4 में भी आपके 0.8 तक पहुंच चुके हैं, 4.8। सो देयर आर मल्टीपल अपडेट्स। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जैसे हम लोग जानते हैं ये प्राइमरीली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, बाद में इसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी मॉडिफाई किया गया, और अब इसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर इसके सॉफ्टवेयर हम डेवलप और रन कर सकते हैं। तो मिनिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए होता है वो विंडोज़ 98 है, और इससे आगे विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, 8, 9, 10 जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो उस पर आप चला सकते हैं डॉट नेट के सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप किए हैं। या विंडोज़ NT is a slightly older version of Windows NT or any later version। तो मतलब ये है कि ये कम से कम आप Windows 98 या Windows NT सिस्टम पे चला सकते हैं। इसके बाद जो भी लेटेस्ट विंडो है इसके ऊपर बेसिकली डेफिनेटली इसका प्रोग्राम जो है वो रन होगा। ओके, डिज़ाइन फीचर्स क्या मकसद था कि बेसिकली क्या इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो इट इज़ बीइंग यूज्ड सो वाइडली। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम या आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकता है, लाइक विंडोज़, लाइक लिनक्स, लाइक एंड्रॉयड, मैकिन्टॉश। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप अपना प्रोग्राम चला सकते हैं, जिसको क्रॉस प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, 60 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। तो एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ये डॉट नेट का वो कंपोनेंट है जिसको हम आगे देखते भी हैं, जो कि इन सब लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है इनटू टारगेट कोड जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके। यानी आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल सी शार्प लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है, ये इस तरह की कोई डॉट नेट की लैंग्वेज है, तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम उसको बेसिकली जो है एग्जीक्यूट करेगा।
अच्छा, लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ कि हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं इसके अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें पुरानी लैंग्वेजेस लाइक कोबॉल, पास्कल वगैरह, फोर्ट्रान वगैरह में आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं, और सी प्लस प्लस, जावा, और माइक्रोसॉफ्ट के अपने लैंग्वेजेस लाइक विजुअल बेसिक जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सी शार्प वगैरह, और अभी एक नई लैंग्वेज इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है जिसका नाम है एफ शार्प। तो ये बेसिकली इन सब लैंग्वेजेस में आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास इस डॉट नेट का एक और अच्छा फीचर, एक और अच्छी बात है, वो है बेस क्लास लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, बिल्ट इन कोड है जो कि आप एज ए डेवलपर, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो ग्राफिक्स का कोड ऑलरेडी वहाँ पे बेस क्लास लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में मौजूद है, और इसकी मदद से आप फ़ॉन्ट, कलर्स और ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिप्लॉयमेंट यानी इसकी इंस्टॉलेशन या किसी जगह पे आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें तो वो बड़ा आसान है। इट इज़ वेरी वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल योर सॉफ्टवेयर ऑन एनी प्लेटफॉर्म। सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है। सॉफ्टवेयर में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो बग्स, वायरसेस, मैलवेयर का आता है। तो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत इस पे काम किया है और इसकी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव की है। तो योर कोड इज़ एक्चुअली सेफ। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस तरह ज़िक्र हुआ क्रॉस प्लेटफॉर्म का, कि हमारे पास आप बेसिकली एक जगह पे, एक कंप्यूटर पे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो आप उसको दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन पे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया विंडोज 7 में अपने सिस्टम के ऊपर, और आप अपने दोस्त को या किसी कंपनी को वो सॉफ्टवेयर देना चाहते हैं जिसके पास विंडोज़ 8 है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ पोर्टेबल सिस्टम, यानी वहाँ पे जो है डॉट नेट का प्रोग्राम जो आपने बनाया होगा, जो सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली मसला नहीं करेगा। सो दिस वाज एक्चुअली कुछ फीचर्स हैं जो अच्छी बातें हैं डॉट नेट की, जिसकी वजह से डॉट नेट जो है वो इतना पॉपुलर है और इतना जो है वाइडली यूज़ हो रहा है। दोबारा माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो डॉट नेट की हम लोगों ने टाइप्स देखी। डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ओरिजिनल डॉट नेट फ्रेमवर्क, दैट इज़ एक्चुअली फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉट नेट कोर जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है, लाइक विंडोज़, लिनक्स और इस तरह से मैक ओएस वगैरह। और ज़ेमरीन या मोनो जो डॉट नेट की एक किस्म है, दैट इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर आईओएस मोबाइल डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और हमारे पास इसका अगर आप लोग आर्किटेक्चर देखें, सो वी हैव, आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि बेसिकली ये किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर क्या है। सो एक्चुअली कंपोनेंट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, और आपको डिफरेंट किताबों में या डिफरेंट वीडियोस में, लेक्चर्स में डिफरेंट किस्म के डायग्राम्स जो है वो मिलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वेबसाइट पे ये थोड़ा सिंपल सा यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क किन किन कंपोनेंट्स से या पार्ट्स से बना हुआ है। बुनियादी तौर पे हमारे पास two more parts are more important. The first one is common language runtime, CLR। CLR का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि CLR आपका कोड एग्जीक्यूशन करता है और आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है, और ये थ्रेड मैनेजमेंट करता है। थ्रेड्स मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टर्मिनोलॉजी है। एक होता है प्रोसेस और एक होता है हमारे पास थ्रेड। तो थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस। एक प्रोसेस को जब आप हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हर हिस्सा जो है वो पैरेलल काम करता है, तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ थ्रेड। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने MS वर्ड देखा होगा, तो MS वर्ड में हमारे पास क्या होता है, आप जब टाइप कर रहे होते हैं तो पीछे हमारे पास एक और थ्रेड चल रहा होता है जो आपकी स्पेल चेकिंग कर रहा होता है, और अगर कोई वर्ड आपने डिक्शनरी से गलत जो है वो टाइप कर दिया तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन जो है वो आ जाता है। सो बेसिकली एक टाइपिंग का थ्रेड होता है और एक हमारे पास पीछे जो है वो स्पेल चेकिंग का थ्रेड है। हालांकि प्रोसेस जो है वो एक ही है, यानी आपका MS वर्ड जो है वो चल रहा है। गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये है कि मेमोरी में जिस डेटा की ज़रूरत नहीं है वो बेसिकली अब यूज़लेस हो गया। तो एक्चुअली
गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये है कि रैम से जहाँ पे आपका प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे आपका डेटा रखा जाता है, तो एक्चुअली इससे डेटा को फाजिल डेटा को जो कि जिसकी अब ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव करना भी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का काम है, ताकि रैम में जो है वो यूजलेस डेटा वो पड़ा ना रहे। टाइप सेफ्टी का मतलब है कि बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, लाइक फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग वगैरह। तो एक्चुअली टाइप सेफ्टी का मतलब ये है कि आपके जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लाइक इसके अंदर सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल बेसिक, सब के डेटा टाइप्स जो है वो सिमिलर साइजेस के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास विजुअल बेसिक में एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का है, तो सी प्लस प्लस में भी हमारे पास जो डॉट नेट के अंदर सी प्लस प्लस है उसको भी 4 बाइट साइज होगा। यानी ये बेसिकली कॉमन है। कॉमन का लफ्ज़ यूज़ होता है शेयर्ड के लिए। तो एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मतलब क्या है? ये सब लैंग्वेजेस के लिए शेयर्ड है। इसी तरह हमारे पास कॉमन टाइप सिस्टम होता है, CTS। कॉमन टाइप सिस्टम का मतलब ये होता है CTS, कॉमन टाइप सिस्टम। सो कॉमन टाइप सिस्टम का मतलब होता है ऑल लैंग्वेजेस in .NET have similar size for same data type. For example, आप कहते हो कि हमारे पास इंटीजर है इन विजुअल बेसिक, तो ये है हमारे पास 4 बाइट्स। इसी तरह हमारे पास इंटीजर इन, लेट्स से हम लोग डॉट नेट की एक और लैंग्वेज का नाम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डॉट नेट में सी प्लस प्लस भी है, तो डॉट नेट में सी प्लस प्लस उसका भी इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का होगा। जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इंटरऑपरेबल है, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो आपस में यूज़ हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ वाई एवरी लैंग्वेज हैज़ equal data types. Integer in one language will be equal to integer in another language in .NET. Similarly, character in one language will be equal to character is in another language in .NET framework. तो ये basically इस सिस्टम को कहा जाता है कॉमन टाइप सिस्टम, यानी कॉमन डेटा टाइप्स हैं सब में। कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल द लैंग्वेजेस। इसी तरह हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि जब आपके प्रोग्राम में कोई इशू आ जाता है तो आप इशू जो है वो रिजॉल्व करते हैं, कोड के अंदर इशू जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इस सिस्टम को कहा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसी तरह दूसरा जो इसका कंपोनेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क का, जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, वो हमारे पास है क्लास लाइब्रेरी। पहले आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क में बेसिकली बिल्ट इन कोड बहुत ज़्यादा मौजूद है। ग्राफिक्स का कोड है, मैथमेटिक्स आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसमें नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप इसमें जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो इन सब का कोड जो है वो बिल्ट इन मौजूद है, आपने जस्ट उसको कॉल करना होता है। इसको फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, बेस क्लास लाइब्रेरी या सिर्फ क्लास लाइब्रेरी भी कहा जाता है। ये हमारे पास सेट ऑफ APIs हैं। सो व्हाट इज़ एन API? एन API इज़ एन API लफ्ज़ यूज़ होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, या कुछ लोग इसको प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इंटरफेस, API एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स इंटरफेस। तो ये हमारे पास क्या है? ये वो बिल्ट इन कोड है जो कि आप बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली ग्राफिक्स का कोड उसके अंदर मौजूद है। मैथमेटिक्स के ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका कोड API में मौजूद है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास स्ट्रिंग है, इस क्लास लाइब्रेरी में डेट डेटा टाइप है जिसका आगे जिक्र होगा, नंबर्स हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स हैं। तो डिफरेंट किस्म के डेटा टाइप्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह आप इसमें फाइल सेव, जिस तरह डेटा फाइल में सेव करते हैं और फिर शो करते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी, अगर आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है और रिट्रीव करना है डॉट नेट की मदद से तो वो आप कर सकते हैं। ड्राइंग और ग्राफिक्स वगैरह भी इसका लाइब्रेरीज भी इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा,
ओवर टू द राइट अगर हम लोग देखें तो इसका आर्किटेक्चर डायग्रामेटिकली इट इज़ एक्चुअली सबसे इसको लेयर्ड फॉर्म में यूजुअली डिस्कस किया जाता है। लेयर्ड में आप लोग जानते हैं कि हमारे पास अपर लेयर होती है, इसके बिलो एक लेयर होती है और ये आपस में फिर इंटरैक्ट करते हैं। जिस तरह ओएसआई मॉडल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स है वहाँ पे और कंप्यूटर नेटवर्क्स में, और वो बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो लेयर है इसको कहा जाता है लैंग्वेजेस लेयर। दिस इज एक्चुअली लेट्स से सी शार्प जो कि एक लैंग्वेज है डॉट नेट के अंदर, एफ शार्प जिसका जिक्र हुआ कि ये भी डॉट नेट के अंदर एक लैंग्वेज है, और विजुअल बेसिक जिसका इस कोर्स में विजुअल बेसिक का इस्तेमाल होगा। ये सारी और 60 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके मौजूद हैं। तो क्या होता है हमारे पास डॉट नेट में हर लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेस इसके अंदर सपोर्टेड हैं उन सब का कंपाइलर या ट्रांसलेटर जो है वो मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल सी शार्प के कोड के लिए सी शार्प का कंपाइलर काम करता है जो कि डॉट नेट में मौजूद है। एफ शार्प लैंग्वेज के कोड के लिए एफ शार्प का कंपाइलर काम करता है। विजुअल बेसिक के कोड के लिए विजुअल बेसिक कंपाइलर यूज होता है। ये आपका सोर्स कोड लेके उसको एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इंटरमीडिएट लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये अभी मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज या माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, MSIL या CIL। तो ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज का मतलब ये है कि किसी भी लैंग्वेज से आना वाला कोड वो इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। एंड विजुअल बेसिक का जो कोड होगा या एफ शार्प लैंग्वेज का कोड होगा या सी शार्प लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज का कोड होगा वो इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। फिर ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप में आपका सोर्स कोड कंपाइलर की मदद से ट्रांसलेट होता है इनटू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और याद रखें ये अभी मशीन पे एग्जीक्यूशन के काबिल नहीं है। ये बेसिकली इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज मींस इसके पे एक नेक्स्ट स्टेप भी होगा जो कि इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए जो नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट स्टेप होगा वो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम या CLR। तो CLR बेसिकली क्या करता है आपके इंटरमीडिएट कोड को जो कि लैंग्वेज से इस फॉर्म में ट्रांसलेट हुआ था उसको दोबारा लेके उसको मशीन कोड में ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में, बाइनरी कोड में, जो कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट हो सकता है, तो इस फॉर्म में इसको ट्रांसलेट कर देता है। और नाउ दिस कोड इज एबल टू बी रन ऑन एनी मशीन ऑन विच यू हैव डॉट नेट फ्रेमवर्क। अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद हैं। हमारे पास 60 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं अप टिल नाउ, जिसमें से कुछ लैंग्वेजेस का जिक्र यहाँ पे हुआ, कुछ मैंने पहले बताई। तो ये आपकी मेन लैंग्वेजेस हैं। और व्हेन योर ऐप इज़ ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड तो हमारे पास एक और ट्रांसलेटर भी यूज़ होता है जिसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर कहा जाता है। तो हमारे पास दो जो हैं ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं। एक होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और एक होता है जस्ट इन टाइम या JIT कंपाइलर। तो एक्चुअली ये आपका मशीन कोड में ट्रांसलेशन में बेसिकली हेल्प करता है CLR की। ओके, हिस्टोरिकली हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली डॉट नेट के वर्जन जो है वो डॉट नेट वर्जन 1 तो आया था हमारे पास 2002 में, लेकिन इसके बाद डॉट नेट के डिफरेंट वर्जन जो है वो आते गए। फॉर एग्जांपल डॉट नेट फ्रेमवर्क का 3.5 वर्जन विद सर्विस पैक 1 ये आया था 18 नवंबर 2008 को। फिर इन्होंने 2 साल बाद 12/4/2010 को 12 अप्रैल 2010 को डॉट नेट फ्रेमवर्क 4 लेके आए। 4.5 2012 में आया था अगस्त में। 4.5.1 तो ये आया था अक्टूबर 2013 में। मई 2014 में आपके पास 4.5.2 आया। देखें ये जो आखिरी नंबर होता है ये मीन्स के हमारे पास बहुत कम चेंज हुआ है, बहुत थोड़ा चेंज हुआ है आपके प्लेटफॉर्म में। सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट उसके आते रहते हैं। तो ये 4.5.1 और 4.5.2 मीन्स के देयर आर वेरी स्मॉलर चेंजेस।
अगर ये हमारे पास 4.6 हो जाता है तो दैट मीन्स के दैट इज़ अ मेजर चेंज, और अगर ये 5 हो जाता है तो मीन्स के सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली जो है वो तब्दील हो गया है, एक नया सॉफ्टवेयर, मुकम्मल नया सॉफ्टवेयर जो है वो, मुकम्मल नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है। तो इसीलिए ये जो अभी तरतीब इसके वर्जन्स की जा रही है, दैट इज़ 4.5, 4.6, फिर 4.6.1 स्मॉलर चेंजेस। 4.6.2 हमारे पास आया था अगस्त 2016 को, फिर अप्रैल 2017 को हमारे पास आया डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7, फिर अक्टूबर 2017 में डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7.1, अप्रैल 2018 में 4.7.2 स्मॉलर चेंजेस। आप नोट कर रहे हैं कि हमारे पास 4.7.1 से 4.7.2 हो गया। अभी जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेशन है वो है 18 अप्रैल 2019 को ये रिलीज़ हुआ है, और ये है डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8। तो ये बेसिकली हमारे पास लेटेस्ट रिलीज़ है माइक्रोसॉफ्ट के डॉट नेट फ्रेमवर्क की। और तो वी सा कि बेसिकली वी सॉ के डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम विंडोज़ या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है वो मौजूद हैं, जिसमें से मशहूर कुछ लैंग्वेजेस जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उसका हम लोगों ने डिस्कशन की। क्रॉस प्लेटफॉर्म है हमारे पास, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसमें आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसका आर्किटेक्चर देखा, इसके टाइप्स देखे हम लोगों ने कि हमारे पास इसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। फिर हम लोगों ने इसका आर्किटेक्चर देखा कि इसके कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क किन किन चीज़ों से बना है। हम लोगों ने थोड़े बहुत हिस्टोरिकली इसको देखा कि रिलीज़ वर्जन इसके कौन कौन से आए हैं और लेटेस्ट चेंजेस हमारे पास क्या आई हैं। इसी तरह हम लोगों ने फीचर्स देखे कि बेसिकली डॉट नेट में क्या फ़ीचर्स हैं जो कि इसको डिफरेंट करते हैं बाकी टेक्नोलॉजीज़ से, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री जो है वो देखी कि बेसिकली इसका मकसद क्या था। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या करना चाहता था, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल या टेक्नोलॉजी वो लाना चाहता था जिसकी मदद से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर बनाए जा सकें। सो दैट एक्चुअली कंक्लूड्स आवर